उत्तर प्रदेश बीजेपी में इन दिनों अंदर खाने भीषण द्वंद्व की खबरें तैर रही हैं और इस विवाद की वजह बताई जा रही है जिला अध्यक्षों का चुनाव। डेडलाइंस के करीब 3 महीने बाद भी उत्तर प्रदेश में 28 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है और इसके बाद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये नियुक्तियां वर्चस्व की जंग में फंसी हैं या फिर प्रदेश स्तर की गुटबाजी में, क्योंकि जिन जिला अध्यक्षों का चयन फरवरी तक हो जाना चाहिए था वो सिलेक्शन बाय इलेक्शन अभी तक क्यों पेंडिंग है। अब सवाल उठता है, क्या बीजेपी संगठन किसी नतीजे पर पहुंचा है या लड़ाई अभी लंबी चलेगी, क्योंकि बीजेपी ने अब तक 70 जिलाध्यक्षों का ऐलान किया है लेकिन 28 जिलाध्यक्षों का सिलेक्शन अब भी फंसा है। राजनीतिक जानकार इसके पीछे 2 बड़ी वजहें मानते हैं। पहली वजह विधायकों सांसदों के बीच वर्चस्व की जंग हो सकती है, सबसे ज्यादा इसी की चर्चा चल रही है। दूसरी वजह प्रदेश स्तर की गुटबाजी भी हो सकती है, क्योंकि मनपसंद प्रदेश अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि मनपसंद जिलाध्यक्ष हों। अब सवाल उठता है कि इनमें से कौन सी वजह है और बीजेपी फंसे हुए 28 संगठनात्मक जिलों की लिस्ट कब जारी करेगी, क्योंकि जब तक जिला अध्यक्षों का चयन नहीं होगा तब तक यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर भी पेच फंसा रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जिस खेमे का होगा उस खेमे की टिकट बंटवारे के वक्त बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि जिला अध्यक्षों से भी टिकट बंटवारे के वक्त जिले से फीडबैक लिया जाएगा। यानी जिले के स्तर पर गुटबाजी की लड़ाई विधायकों और सांसदी के टिकट की है, तो प्रदेश स्तर पर कहानी सत्ता के सेंटर से जुड़ी है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी उस पूरे दौर से यूपी में गुजर रही है जब पार्टी जिलाध्यक्ष तक नहीं चुन पा रही। बीजेपी में पेच फंसा है तो फिर समाजवादी पार्टी में सियासी सर्जरी जारी है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अभी से एक्शन में दिख रहे हैं। 3 बागियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अखिलेश यादव ने 27 से पहले दगाबाज नेताओं को एक बड़ा संदेश दे दिया है। पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी अखिलेश ने पिछले साल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अभय सिंह, गोसाईगंज, राकेश प्रताप सिंह, गौरीगंज, मनोज कुमार पांडे, ऊंचाहार। पार्टी ने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर इस फैसले की जानकारी दी। हैंडल पर लिखा गया, इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि की समय सीमा अब पूर्ण हुई। इन विधायकों पर कार्रवाई होगी, ये तो तय ही था, लेकिन इतने देर से होगी ये खुद बाहर किए गए विधायक भी नहीं जानते थे। पार्टी, समाजवादी पार्टी सब काम लीक करती है और इसीलिए रह जाती है। मैं स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी को इन्हें बहुत पहले निष्कासित कर देना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही समाजवादी पार्टी के द्वारा इन समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुने हुए विधायकों का निष्कासन बिल्कुल जायज है। हालांकि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, लेकिन पार्टी ने अभी 3 विधायकों को ही निकाला है। पूजा पाल, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष चतुर्वेदी और महाराजी देवी पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पहले धर्म में बांटो, फिर जाति में बांटो और अब विधायकों को बांटो और सत्ता को हथिया के अपनी शक्ति को बढ़ाओ। बाकी विधायकों को क्यों छोड़ा, अब ये चर्चा का विषय है। भले ही इसका कारण उनके अच्छे व्यवहार को दिया जा रहा हो, लेकिन कहा तो यही जा रहा है। निकाले गए विधायक सपा के पीडीपी वाले खांचे में फिट नहीं आ पा रहे हैं और यही मानी जा रही है असल वजह अखिलेश के बागियों से बदला लेने की। और चलिए अब बात करेंगे चुनाव की। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव की आज काउंटिंग हुई, लेकिन नतीजे किसी के लिए खुशी तो फिर किसी के लिए गम साबित हुए। सवाल है कि उपचुनाव का किंग कौन है। दरअसल गुजरात की विसावदर और पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। इस जीत के बाद पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। आपने लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा और आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण आशु को 10,637 मतों से हरा दिया। गुजरात में 2 विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आप और बीजेपी के खाते में एक सीट आई। विसावदर सीट से आपने बीजेपी को 17,554 मतों के अंतर से हराया, तो वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मेहसाणा जिले की कड़ी सीट पर बीजेपी ने 39,452 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं केरल के नीलंबूर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने एलडीएफ को 11,432 वोटों से हरा दिया, जबकि पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी की अलीफा अहमद ने जीत दर्ज की।
यानी 4 राज्यों में हुआ उपचुनाव आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी साबित हुआ तो ममता का भी वर्चस्व कायम रहा। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के लिए थोड़ा खुशी थोड़ा गम वाला रहा। दरअसल इस उपचुनाव ने आम आदमी पार्टी की डूबती नाव को सहारा दिया है। साथ ही अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए दीदी की उम्मीदें भी बरकरार रखी हैं। लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह काम नहीं आया। समाजवादी पार्टी विधायक अबू आजमी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है और इस बार अबू आजमी के निशाने पर हैं हिंदू धार्मिक जुलूस और पालकियां। अबू आजमी ने सड़कों पर नमाज के बहाने हिंदू धार्मिक यात्राओं पर सवाल खड़े किए। पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है। ये वही अबू आजमी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ की और अब अबू आजमी के निशाने पर हिंदू त्योहार हैं। अबू आजमी ने महाराष्ट्र की प्रसिद्ध वारी यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब पालकी निकलती है तो सड़कें जाम हो जाती हैं, लेकिन मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ता है तो शिकायतें होने लगती हैं। आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या अबू आजमी जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं या वो सीधे सीधे हिंदू त्योहारों को टारगेट कर रहे हैं? और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी धाम से ये बड़ी खबर है। वैष्णो देवी धाम में हुई मूसलाधार बारिश के चलते अचानक हिमकोटी के पास अर्धकुमारी से भवन तक जाने वाले बैटरी कार मार्ग पर भूस्खलन हो गया है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं और इसके कारण भक्तों को अब दूसरे रास्ते से भवन की ओर भेजा जा रहा है। इसके अलावा फिलहाल बैटरी कार सेवा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ये देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में मिट्टी जो है वो बहकर नीचे आ गई है और ये वो रास्ता है जो कि जिस पर बैटरी ऑपरेटेड कार्स चलती हैं। ये भूस्खलन के बाद बैटरी कार सेवा को अब अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ये वैष्णो देवी जाने का रास्ता है और अब भवन तक जाने के लिए दूसरा रास्ता लिया जा रहा है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है और इसके बाद अब इस यात्रा को दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों से लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई बार वो बच्चों के साथ खेलते हैं, उन्हें दुलार करते हैं। आज भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जब जनता दरबार में एक नन्ही फरियादी पहुंची तो फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बच्ची के बीच में बेहद दिलचस्प बातें हुई। आप सुनिए। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या? सरकारी गलियारों में आमतौर पर फरियादें शोर बनकर रह जाती हैं, लेकिन जब एक मासूम सी बच्ची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आंखों में उम्मीद लेकर कहा, प्लीज मेरा स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, तो बच्ची की ये बात वहाँ मौजूद हर किसी के दिल को छू गई। यानी तो स्कूल नहीं जाना चाहती है? नहीं, स्कूल जाना चाहती हूँ। तो फिर क्या चाहते हैं? फिर क्या चाहती है? कह रही थी हाँ। आप स्कूल में एडमिशन करवा दो। अच्छा, एडमिशन? हाँ। अच्छा, कौन क्लास में? सी गुप्ता में। अरे कौन क्लास में? और वो नाम नहीं पता ना मुझे। अच्छा, 10th में कराएं, 11th में कराएं। बच्ची की बातें सुनकर मुख्यमंत्री पहले तो मुस्कुराए, फिर झुककर बच्ची से उसकी उम्र और स्कूल के बारे में सवाल किए, जिसे देख हर कोई भावुक हो गया, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा था जो राजनीति से ऊपर है। मध्य प्रदेश में स्कूलों से गायब रहने वाले टीचर्स पर अब नकेल कसने की तैयारी हो गई है। अब स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की भी हाजिरी लगेगी। टीचर्स मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। अब स्कूल आने में देरी हुई तो फिर खैर नहीं, क्योंकि इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस ऐप में अटेंडेंस लगाते वक्त टीचर्स को अपनी सेल्फी अपलोड करनी होगी। ये नियम 1 जुलाई से लागू होगा। यहाँ पर जब हम इसको शिक्षा मित्र को लॉगिन कर लेते हैं तो लोक सेवक की उपस्थिति आती है, जिस पे हम जाकर क्लिक करते हैं तो इस पे ये चीजें आती हैं कि डेट आती है और आने और जाने का दर्ज टाइम और कुल घंटे। स्कूल आए हैं? हाँ, हम आए, टाइम से आ रहे हैं, आने की अटेंडेंस लगाए और यहाँ पुष्टि करें आता है तो हाँ करते हैं, क्लिक करते हैं तो ये हमारी कैमरा हटा लेता हूँ। और फिर ऐप में टीचर की फोटो और लोकेशन ऑटोमेटिक ऐप में दर्ज हो जाएगी। यानी साफ है कि अब स्कूलों से गुरुजी गायब नहीं रह पाएंगे। जो देर से आने वाले टीचर्स हैं उनके लिए परेशानी है कि भाई आप लोग देर से आ रहे हैं, क्योंकि ये टाइम भी नोट हो रहा है ना इसमें। टीचर्स को विद्यालयों में पहुंचकर 1 घंटे के अंदर में ऑनलाइन हाजिरी लगानी जरूरी होगी।
अगर निर्धारित समय सीमा के बाद हाजिरी लगाएंगे तो आधे दिन का अवकाश लगा दिया जाएगा, यानी सेल्फी, नहीं तो सैलरी नहीं। लखनऊ में आज एक बड़ा रेल हादसा टल गया। रेल पटरी पर बिछाया गया था मौत का जाल। साजिश थी ट्रेन को पटरी से उतारने की, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस एक बड़ी साजिश का आज शिकार होते होते बच गई। तस्वीरें लखनऊ के मल्हौर रेलवे स्टेशन के आसपास की हैं, जहां आज ट्रेन नंबर 12,572 हमसफर एक्सप्रेस आनंद विहार से गोरखपुर जा रही थी। तभी लोहे का होर्डिंग जैसे आकार का एक बड़ा स्ट्रक्चर आकर ट्रैक पर गिर पड़ा और ट्रेन सीधे उससे टकरा गई। लेकिन हादसा टल गया क्योंकि ड्राइवर ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिए और कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद आरपीएफ, रेलवे के अधिकारी और गोमती नगर पुलिस मौके पर पहुंचे। इंजन चालक की सूझबूझ से यह हादसा होते हुए बच गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश हो। इस एंगल से भी जांच की जा रही है। 2 महीने पहले भी लखनऊ में गरीब रथ ट्रेन पलटाने की हुई थी साजिश, जब रेलवे ट्रैक पर 2.5 फीट लंबा और 6 इंच मोटा लकड़ी का टुकड़ा रखा मिला था। फिलहाल इस घटना की जांच जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कोई ट्रेन को निशाना बना रहा था, और अगर हाँ तो क्यों? योगी सरकार में अपराधियों पर लगातार हो रही कड़ी कार्रवाई के बावजूद कुछ अपराधी आदत से मजबूर हैं और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बरेली में ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया कि अब ये बदमाश ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेगा। और सोचेगा नहीं तो इस बार जो गोली उसके पैर में लगी है, उसके भेजे में उतारते वक्त पुलिस भी एक पल के लिए नहीं सोचेगी। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हुई कार्रवाई में घायल हुए इस शख्स ने कोचिंग जाती एक छात्रा के साथ छेड़खानी की थी। उसकी ये हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई थी। ये कोई पहला मौका नहीं था जब आरोपी मुसब्बिर ने ऐसा किया था। वो अक्सर छात्रा को कोचिंग या स्कूल जाते वक्त ऐसा कर रहा था। छात्रा ने इसकी शिकायत अपने परिजनों से की, जिसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा। थाना इज्जतनगर पुलिस टीम के द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी हेतु नाकेबंदी की गई। जब स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से अपराधी आते हुए दिखा तो इस पर पुलिस टीम द्वारा उसको रोकने का इशारा किया गया, जिस पर उसने पुलिस टीम को देखते ही उसके द्वारा फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई। पुलिस ने सीसीटीवी से बदमाश की पहचान की और 24 घंटे के भीतर ही एक्शन ले लिया और अब मुसब्बिर अस्पताल में इलाजरत हैं। यहाँ से ठीक होने के बाद सीधे पहुँचेंगे बड़े घर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटे पाकिस्तान की अक्ल अभी भी ठिकाने नहीं आई है, क्योंकि उसके नेता अभी तक गलतफहमी में ही जी रहे हैं और लगातार उकसावे वाली बयानबाजी कर रहे हैं। क्योंकि भारत ने जब से सिंधु जल समझौता तोड़ा है, पाकिस्तान का गला सूख रहा है और इसीलिए बार बार बिलावल भुट्टो सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को गीदड़ भभकी दी है। इस बार भी पाकिस्तान की संसद में बिलावल ने खुलेआम भारत को युद्ध की धमकी दे डाली। अगर वो नहीं मानते सिंतास मुआहिदा को, डैम और कनाल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर पाकिस्तान जंग करेगी और हम 6 के 6 दरिया के पानी अपने अवाम को दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो बिल बिला रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दरिया में खून बहाने की ढींगे भी मारी थी, लेकिन जब भारत ने पानी रोका तो अब पूरे पाकिस्तान को पसीना आ रहा है। बिलावल भुट्टो का तो दिमागी संतुलन ही डोल गया और इसीलिए वो औकात से ज्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं। अब उनका एक और सिगुफा भी सुन लीजिए। हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये किसी शिकस्त शुदा फौज को इस किस्म का दावत दिया जाता है? नहीं जनाब स्पीकर, ये मुबारकबाद देने का दावत था। उस शख्स, भारत हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है। समझ नहीं आ रहा कि बिलावल भुट्टो किस दुनिया में जी रहे हैं। अब उन्हें कौन बताए कि ट्रंप एक ऐसे बिजनेसमैन है जो पूरे पाकिस्तान को बेच देंगे और पता भी नहीं चलेगा। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ट्रंप के लिए सिर्फ एक प्यादे हैं। अमेरिका ने लंच के बहाने उन्हें रोटी डाली है ताकि पाकिस्तान से जरूरत पड़ने पर उसके एयरबेस और पोर्ट का इस्तेमाल कर सके।